के भी लोग आने वाले हैं और उसमें से क्या रास्ता निकालना चाहिए। मैंने महावितरण के सीएमडी मिस्टर लोकेश चंद्रा को भी बुलाया है और टेक्सटाइल सेक्रेटरी को भी बुलाया है। मैं आपको वादा करता हूं कि उसमें से आपकी जो डिमांड है उसमें जरूर मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के रहूँगा। इस दफ़ा हमने 2023 से 2028 तक एक नया धोरण हमारा वस्त्रोद्योग डिपार्टमेंट का लाया है। उसमें करीबन अपने स्टेट में 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने का अंदाज है और 5 लाख लोगों को उसमें से रोजगार मिलेगा। इसमें हम ये करना चाहते हैं कि वस्त्रोद्योग डिपार्टमेंट में जो भी लोग आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके देने का, उसमें अभी जो नया टेक्निक आया है उसके बारे में आपको मालूमात करके देने का, उसमें जो एनर्जी है वो क्लीन एनर्जी देने का, ये इसके सबके ऊपर हमने ध्यान दिया है। मेरे ख्याल से इसमें जो सिटी है अपनी धुलिया, इचलकरंजी, येवला और मालेगांव, भिवंडी, ये सभी जगह 50% हम सब्सिडी देने वाले हैं वहाँ पानी के बारे में। और पानी ट्रीट किया हुआ पानी, जो पानी खराब निकलता है उसको हम ट्रीट करने वाले हैं और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में करीबन 10 करोड़ का सब्सिडी देने का हमारा इरादा है। उसमें जो छोटे कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट रहते हैं उसमें 1 करोड़ का अनुदान ये भी हमने डिक्लेयर किया है। और उसमें हमारे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जो आप काम करते हैं, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो दूर होने के लिए जरूर मदद होने वाली है। टेक्सटाइल के ये नया जो हमारा धोरण है उसमें 4 मेगावाट तक सोलर पावर प्रकल्प हम बिठाने वाले, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ मदद सरकार की तरफ से देना चाहते हैं। उसमें हमारे विंकर लोग जो रहते हैं काम करने वाले, उनको निवृत्ति वेतन देना चाहते हैं। जो अपने कोऑपरेटिव संस्था ये प्रॉब्लम में आई है वो उसमें उसका पुनर्वसन करना चाहते हैं। बहुत से स्पिनिंग मिल हम किसी के चलाने के लिए देना चाहते हैं और उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वो भी सॉल्व करने का हमारा इरादा है। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी फार्म, फाइबर, फैब्रिक्स, फैशन और फॉरेन एक्सपोर्ट, ये जो नया उन्होंने धोरण लाया है उस धोरण के हिसाब से भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र काम करना चाहते हैं। ऐसे अलग अलग बहुत से डिसीजन हमने ये नई पॉलिसी में लाए हैं, उसका पूरा फायदा आप सबने उठाना चाहिए, ऐसे मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है। बाकी के भी बारे में ज़्यादा करके हमने इस दफ़ा, मेरी बहुत सी महिलाएं बहना यहाँ बैठी है, उनके लिए हमने लाडली बहना एक नया योजना लाई है और वो बहुत पॉपुलर हो रही है। अभी भी आते वक्त मुझे बहुत से बहनों ने रुकवाया और उन्होंने रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन अभी उन्होंने मुझे राखी बांधी। उनका हमारे ऊपर, राष्ट्रवादी हमारे गवर्नमेंट के ऊपर, महायुति के ऊपर बहुत भरोसा है और उस भरोसे के नाते हम महाराष्ट्र में आगे जाना चाहते हैं। मैं मेरे सभी बहनों को बताता हूँ कि हम आपको जिनका इनकम 2,50,000 से कम है उस फैमिली का, तो एक औरत जो हमारा फॉर्म है, मेरे ख्याल से ये सब फॉर्म भरने का काम चालू है, अभी भी चालू है। ऑनलाइन फॉर्म सब हमारे साथी भर रहे हैं, बहना उसमें इंटरेस्ट ले रही है। और ये सब फॉर्म भरने के बाद 17 तारीख को आपके जो बैंक के अकाउंट नंबर दिए हैं, जो भी बैंक का नाम होगा
उसका आपका अकाउंट नंबर, उसमें 17 तारीख को हमारे सभी बहनों को हम 3,000 रुपये, जुलाई के 1,500 और अगस्त के 1,500, ऐसे 3,000 रुपये देना चाहते हैं। मैं मेरे सभी बहनों को यही बताता हूँ कि अभी तो ये शुरुआत है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होने वाला है। दिसंबर में नया गवर्नमेंट आ जाएगा। नवंबर तक 5 महीने होते हैं। 5 महीने तक करीबन 9,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। अभी आप 7,500 रुपये मिलने वाले हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बराबर 7,500 रुपये मिलने वाले हैं। और आगे 5 साल ये स्कीम हमें आगे भी चलानी है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, आपने हमारी महायुति को सपोर्ट करना चाहिए। आप हमारे पीछे खड़े होना चाहिए और हम जो भी कैंडिडेट एमएलए के चुनाव के वक्त देंगे उसको आपने सपोर्ट किया तो मैं मेरी महाराष्ट्र की बहनों को वादा करता हूं, करीबन आगे 5 साल भी ये स्कीम हम चालू रखेंगे और थोड़ा कम, करीबन जुलाई से आगे के 5 साल तक हर एक महिलाओं को हम जो इसमें लाभार्थी चुने जाएंगे उनको 1 लाख रुपया 5 साल में हम देने वाले हैं। इसीलिए ये हमारी गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम हमने लाई है। हमने फार्मर्स के लिए भी बिजली माफी की स्कीम लाई है। ऐसे अलग अलग स्कीम हमने लाई है। हमारे जो लड़कियां हैं, ज़्यादा करके बैकवर्ड क्लास के और आदिवासी ट्राइबल क्लास के हमारे जो लड़कियां हैं उनको तो शिक्षा पहले से फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब वो लेनी चाहती है तब तक फ्री में है। लेकिन बाकी हमारे बहुत से लड़कियां ऐसी है जो माइनॉरिटी में आती है, जो ओपन कैटेगरी में आती है, जो ओबीसी में आती है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में जो हमारी लड़कियां आती है उनके घर के लोग गरीब रहते हैं और ज़्यादा करके 12th तक वो अपने लड़की को शिक्षा देना चाहते हैं। बाद में वो इसे सोचते हैं कि इंजीनियरिंग की फ़ी, डॉक्टर की फ़ी, सीए की फ़ी, समझो किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को पायलट बनना है, जो भी हमारे महाराष्ट्र के लड़कियों को बनना है उनके लिए आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट 50% फ़ी उनके लिए दे रही थी। लेकिन हमें सबके साथ हमने जब बात की तो हमें पता चला कि खाली 50% फ़ी देके कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बाकी जो 50% फ़ी रहती है वो भी भरने का जो उनके मम्मी डैडी का इनकम नहीं रहता। फिर बाद में अपने लड़की को बोलते हैं कि ऐसा करो, अभी अपने पास 50% ही पैसा गवर्नमेंट ने तुम्हारे पढ़ाई के लिए दिया है, बाकी 50% पैसा हम खड़ा नहीं कर सकते, इसीलिए आप कॉलेज छोड़ दो। और वो लड़की बहुत नाराज़ हो जाती है। ये सोचकर हमने इस दफ़ा ये एजुकेशन के जो साल शुरू हुआ है तब से महाराष्ट्र में जो भी कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहती है, कोई भी पढ़ाई उसको जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करेगा। हमारे पूरे सभी समाज लड़कियों ने इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए। और आपके मन में जो भी आगे आप जो करना चाहते हैं वो करने के लिए हम आपको पूरा भरोसा दे रहे हैं। ये भी हमारा एक नया स्कीम हमने हमारी बच्चों के लिए, ज़्यादा हमारी लड़कियों के लिए लाई है और भी युवाओं के लिए, युवतियों के लिए वो भी हमने स्कीम लाई है। ऐसे बहुत से स्कीम है, मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको भेज दूंगा, हमारे कार्यकर्ता आपको समझा देंगे। हाँ सॉरी, मार्टी के बारे में भी बीच में क्या हुआ, हम सब काम करते हैं, करीबन 35 साल मैं पॉलिटिक्स में हूँ, हमारे साथी भी करीबन 35 साल पॉलिटिक्स में है, सुनील तटकरे जी, और अलग अलग लोगों में आना जाना हमारा रहता है। तब मुझे पता चला कि शेड्यूल कास्ट
इनके लिए हमने बार्टी ये संस्था निकाली और बार्टी के माध्यम से उनको हम मदद करना शुरू किया। लेकिन वह जो मातंग समाज है उन्होंने हमारे यहाँ कंप्लेंट की कि हमें उसका जितना भी लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमारे लिए आप अलग कोई संस्था निकालो। फिर पार्टी की तरह हमने उनके लिए आरटी निकाली। जो ओपन कैटेगरी में लोग रहते हैं उनके लिए सारथी निकाली। सारथी में से भी हम बहुत बच्चों को, युवा युवतियों को मदद करते हैं। ओबीसी के लिए हमने महाज्योति निकाली और महाज्योति, सारथी, बार्टी, आरटी। हमारे ट्राइबल लोगों के लिए हमने टारटी निकाली। और माइनॉरिटी के लोग भी हमें हमेशा मिलते थे, वो बोलते थे कि हम भी भारतीय हैं, हम भी इंडिया में रहते, हम भी महाराष्ट्र में रहते, सब साथ साथ काम करते। और ये होते हुए भी हमारे समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए आप ऐसा कुछ नहीं ला रहे। तो हमने बहुत सोचा और बाद में मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कैबिनेट में हमारे माइनॉरिटी के लिए मदद करने के लिए मार्टी निकाली। और मार्टी की माध्यम से जैसे बार्टी, आरटी, सारथी, महाज्योति, इसमें हम वो क्लास में मदद करते, वो समाज में मदद करते, वैसे आगे वाले दिनों में हम हमारे माइनॉरिटी के लोगों के लिए ये मार्टी से मदद करना चाहते हैं और जरूर हम करेंगे। यहाँ से ही हम रुके नहीं, उससे आगे हमने एक मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन है। मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन ज़्यादा करके माइनॉरिटी के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लड़कियों के लिए हमने लाया है। उसमें जो भाग भांडवल था वो बहुत कम था। हमने गवर्नमेंट में होते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और भाग भांडवल मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन का 1000 करोड़ रुपए किया, 1000 करोड़ रुपए। और यहाँ ही हम रुके नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट की गारंटी देनी पड़ती है लोन उठाने के लिए। तो गारंटी खाली 60 करोड़ की थी। तो बहुत से लोग मुझे मिले, मेरे साथी मुझे मिले और उन्होंने बताया कि दादा 60 करोड़ यानी कुछ भी नहीं है, हमारा समाज तो बहुत बड़ा समाज है। फिर मैंने मेरे फाइनेंस के लोगों के साथ बात की और उसमें 60 करोड़ की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ की वो 500 करोड़ रुपए की है। अभी इसका भी फायदा मेरे माइनॉरिटी के बच्चों को जरूर मिलेगा, ये भी मुझे आपको बताना था। और ये मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन और ये बाकी के मार्टी के बारे में हमने ऐसा डिसीजन लिया। आगे भी हम बहुत कुछ करना चाहते। मेरे भाइयों बहनों, कल मैं एक दिन अचानक कोल्हापुर गया था, तब हमारे सुनील तटकरे जी और बाकी साथी उन्होंने चागड़ किया और बाद में धुलिया भी वो आए। आज मैं धुलिया में हूँ, उसके बाद मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अमरनेर में जाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम होगा बीच में विशालगढ़ में उसके पीछे एक वाड़ी है, वो वाड़ी में कोई भी कारण नहीं था और कोई लोग आए, एक ही कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं, सालों से रहते हैं। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका और विशालगढ़ का बहुत अच्छा संबंध है। बहुत साल छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ में रहे हैं। तो नीचे रहने वाले हमारे माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, निष्पाप लोग थे, उनके घर का नुकसान किया, उनके स्कूटर, उनके मोटर बाइक, उनके कार, ये सबका नुकसान किया। छोटे दुकान उनके थे, उनका नुकसान किया। बाद में ये समझने के बाद हम तुरंत वहाँ गए, उनको सबको एक भरोसा दिया। गवर्नमेंट की तरफ से 50 हज़ार रुपया हर फैमिली को हमने मदद की। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से हमारे वहाँ के सब लोगों ने
उसमें मुशर्रफ साहब भी थे, हमारे बाबा साहब भी थे, पाटिल और बाकी भी साथी थे। फिर हमने हमारी तरफ से भी 50-50 हज़ार रुपये मदद की हर फैमिली को, और मैंने तब भी थे वो सब देखने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे साथ कलेक्टर थे, सीओ थे, एसपी थे, पुलिस प्रमुख और बाकी भी बहुत से ऑफिसर थे। मैंने तुरंत उनको बताया कि ये सभी घरों का आप पंचनामा कर दो, और वो करने के बाद जितना भी उनका नुकसान हुआ है उसके बारे में कोल्हापुर से प्रस्ताव हमारे मंत्रालय में भेज दो। उन्होंने प्रस्ताव भेजा। करीबन 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। भाइयों बहनों, मैं कल वहाँ गया, वो सभी फैमिलीज वहाँ आई थी, और हमने जिनका नुकसान हुआ है उसी हिसाब से किसको 1 लाख रुपए मदद हुई, किसी को 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, ऐसे 1.5 करोड़ का वाटअप हमने कल लोगों को किया है। मेरे से सभी भाइयों और बहनों का यही कहना है, आप बिल्कुल डरना मत, हम आपके साथ हैं। हम सेक्युलर विचारधाराओं के लोग हैं। शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा जो है उसी रास्ते से हम आगे जाना चाहते हैं, सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जरा अलग माहौल बना था, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, उसमें मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, किसको देना क्या देना वो पूरा आपका अधिकार है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे जो कैंडिडेट है महायुति के, उस कैंडिडेट को आप इस दफ़ा सपोर्ट करो। आगे भी जब भी आपको कुछ भी मदद चाहिए वो मदद करने के लिए, आपके जो भी प्रश्न है उसका वो प्रश्न छोड़ने के लिए, छुटवाने के लिए मैं पूरी करूंगा। बाकी मेरे जो साथी है सुनील तटकरे जी और बाकी जो साथी वो भी मदद करेंगे, इतना भरोसा आज के ये प्रोग्राम के वक्त में आप सबको दिलाता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने इस दफ़ा माइनॉरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के लिए भी फंड्स अच्छे दिए। हमने कभी इतना विलेज के काम के लिए, समझो दफन भूमि है वहाँ का कुछ काम होगा, समझो वहाँ का वॉल कंपाउंड का काम होगा, समझो वहाँ का शादी खाना खड़ा करने का काम होगा, वो सिटी का, ऐसे अलग अलग काम रहते हैं। वो काम के बारे में भी हमने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पैसा दिया, हमने पूना डिस्ट्रिक्ट में दिया, पूरे चांदा से बांदा तक पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग एरिया में हमने उसके बारे में फंड्स दिए। डीपीडीसी में भी हमने उसके बारे में फंड्स दिए। ऐसा हम खाली बोलते नहीं, हम वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो लाडली बहना है उसका भी पूरा फायदा आप सबने उठाना चाहिए, और ये सभी कास्ट के महिलाओं के लिए है। ऐसा उसमें इनको नहीं उनको है, ऐसा कुछ हमने भेदभाव नहीं किया है। और ये करते वक्त जो गरीब है उनको हमने प्रायोरिटी दी है, 2.5 लाख तक जिसका इनकम है उनको हमने प्रायोरिटी दी है। ये भी आपने सबने समझना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये सब बातें आपके सामने रखी है। फिर एक दफ़ा आप बहुत टाइम तक मेरी आपने राह देखी, और आपके जो भी इशू है, आप अभी आने के बाद दुलिया के हमारे जो व्यापारी है उन्होंने भी एक सब्जेक्ट मेरे पास दिया, निवेदन दिया है। उसके बारे में भी मैं जब मंत्रालय जाऊंगा, मैं आज रात को ही जा रहा हूँ, कल मेरी कैबिनेट है, तब ये जिस डिपार्टमेंट का काम है, मेरे ख्याल से मेरा ही डिपार्टमेंट होगा शायद जीएसटी, तो उस ऑफिसर को बुला के इसमें से क्या रास्ता निकालना चाहिए वो निकालने की जरूर पूरी कोशिश मेरी रहेगी। अगर ये इशू महाराष्ट्र सरकार के हाथ में नहीं होगा और केंद्र सरकार के सेंट्रल के हाथ में होगा, तो उसके बारे में मैं प्रफुल्ल भाई पटेल, सुनील तटकरे जी, बाकी हमारे जो साथी है जो सेंट्रल में काम करते हैं उसकी मदद लूँगा। जाते वक्त एक ही मुझे आपको भरोसा देना है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना जो इसका लैंड रहता है वक्फ बोर्ड की,
वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में एक नया कानून बनाने के लिए बिल आया है, लेकिन बाद में वो बिल जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा है। उसमें रूलिंग पार्टी के भी राज्यसभा के और लोकसभा के मेंबर होंगे, अपोजिशन के भी राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर होंगे। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है, उसमें अगर ये वक्फ बोर्ड के लैंड के बारे में आपको उसमें जो बिल में प्रस्ताव आया है वो अगर आपको ठीक नहीं लगा तो हम आपके साथ बात करेंगे। उसमें अभी वहाँ एनडीए का गवर्नमेंट है। एनडीए गवर्नमेंट में जैसे हमारे चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, फिर उसमें नीतीश कुमार जी के एमपीज है, उसमें चिराग पासवान के एमपीज है, उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर शशिकांत शिंदे का एमपी का भी सपोर्ट है, उसमें हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी राज्यसभा और लोकसभा के पकड़ के 3 एमपीज है। जल्द ही 15 दिन में और एक एमपी हमारा बढ़ने वाला है, यानी 4 एमपीज हो जाएंगे। हम सब मिलके बात करेंगे और कहीं भी हमारी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, ये भी मेरा वादा है। आप अफवाहों को ऊपर बिल्कुल विश्वास मत रखना। बीच में भी ये मार्टी के बारे में पेपर में ऐसी न्यूज़ आई थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो रुकवाया है। आपको पता नहीं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का वहाँ चीफ हूँ, मैंने खुद उसमें इंटरेस्ट लिया। उसमें मेरे साथी अब्दुल सत्तार जी ने भी मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैंने उसमें इंटरेस्ट लेके वो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और वो मार्टी को मंजूरी दे दी है। हम सभी लोगों के साथ है। अपने महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे बांधव रहते हैं, हमारे बहना रहते हैं, सबके साथ हम है। किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना। और अभी पावर लूम के बारे में जो मैंने बातें की, उसमें और भी आपके जो कुछ प्रस्ताव होंगे तो मेरे पास भेज देना। उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का मेरा हमेशा सपोर्ट आपको रहेगा। इतना कह के मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दादा यकीनन आप जो बोलते हैं डेफिनेट करते हैं। दादा ये जो मकसद से प्रोग्राम लिए थे टेक्सटाइल के, कुछ लोग आपको निवेदन देना चाह रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा उनका जो मसला दादा आपको